नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी एक खूबसूरत घर की तरह है जिसमें अनगिनत प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और छोटे छोटे सूक्ष्मजीव रहते हैं। यही विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, धरती को जीवंत और संतुलित बनाती है। इस बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा आधार है फॉरेस्ट, यानी हमारे जंगल। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि ये एक जीवित संसार होते हैं जो अनगिनत जीवों को भोजन, पानी, आश्रय और उचित क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रदान करते हैं। जंगलों में हर पेड़, हर पशु, हर पक्षी और हर छोटा से छोटा जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है और इसी से इकोसिस्टम बैलेंस बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने विकास की दौड़ में तेजी पकड़ी, उसने प्रकृति को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। जनसंख्या बढ़ी, शहर बढ़े, उद्योग बढ़े और इंसान की आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि प्रकृति का दोहन बढ़ता गया और जंगलों की कटाई होने लगी। आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं, हवा और पानी प्रदूषित हो चुके हैं और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा सांस लेने के लिए भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ये समझना होगा कि जंगल हमारी जरूरत नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इन्हें सुरक्षित रखना होगा, इनकी रक्षा करनी होगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। क्योंकि यदि जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा, यदि प्रकृति हंसेगी तभी धरती पर खुशहाली आएगी। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, जिसे हिंदी में वनों की कटाई कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ है जंगलों का काटा जाना, साफ किया जाना या नष्ट किया जाना, ताकि उस भूमि का उपयोग इंसान अपने कामों के लिए कर सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने हमारे एनवायरनमेंट के संतुलन को बिगाड़ दिया है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो सिर्फ लकड़ियां नहीं हटती, बल्कि एक पूरी जीवन श्रृंखला टूट जाती है जो पेड़ों पर निर्भर होती है। लाखों जानवरों, पक्षियों और जीवों का घर उजड़ जाता है और धीरे धीरे पूरी प्रकृति का चक्र प्रभावित होने लगता है। डिफॉरेस्टेशन के मुख्य रूप से दो प्रकार के कारण होते हैं, मैनमेड कॉजेज और नेचुरल कॉजेज। सबसे पहले बात करते हैं मानव निर्मित कारणों की। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, भोजन की आवश्यकता भी बढ़ी और कृषि भूमि की मांग बढ़ती गई। लोगों ने एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के नाम पर जंगलों को काटकर खेत बना दिए ताकि अधिक अनाज और सब्जियां उगाई जा सके और पशुओं के लिए चरागाह मिल सके। दूसरे, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तेज रफ्तार ने जंगलों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। बड़े बड़े शहर, सड़कें, पुल, फैक्ट्रियों और इमारतों के निर्माण के लिए विशाल क्षेत्रों में जंगल साफ कर दिए गए। इसके अलावा पेड़ों की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, कागज, घर, ईंधन और निर्माण कार्यों में होता है, जिस कारण लॉगिंग फॉर वुड बढ़ गया। कंपनियां लाखों पेड़ काटकर लकड़ी निकालती हैं और इस प्रक्रिया में जंगल तेजी से घटते जा रहे हैं। इसके साथ ही माइनिंग यानी खनन भी एक बड़ा कारण है। कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों को जमीन से निकालने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों के जंगल काट दिए जाते हैं, जिससे प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। कई बार फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगलों में आग लगने से बड़ी मात्रा में पेड़ नष्ट हो जाते हैं। यह आग कभी बिजली गिरने से तो कभी अत्यधिक गर्मी के कारण भी लग जाती है। लंबे समय तक बारिश न होने से सीवियर ड्रॉट्स यानी भयंकर सूखे पड़ते हैं, जिससे पौधे सूख जाते हैं और जंगल धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जब जंगल कटते हैं तो मिट्टी बंजर हो जाती है, बारिश कम होने लगती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार डिफॉरेस्टेशन न केवल पेड़ों का नुकसान है, बल्कि यह धरती के जीवन चक्र पर सीधा हमला है। इसलिए बच्चों, हमें समझना होगा कि जंगलों का संरक्षण हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों, जब जंगल काटे जाते हैं तो सिर्फ पेड़ ही नहीं गिरते, बल्कि पृथ्वी की सेहत भी गिरने लगती है। डिफॉरेस्टेशन के परिणाम बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं, जो हमारे पर्यावरण, समाज और पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले, जंगल कम होने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ ही वो प्राकृतिक सैनिक हैं जो इस हानिकारक गैस को सोखते हैं। जब पेड़ घटते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और पूरी धरती का तापमान तेजी से ऊपर जाता है। इस तापमान वृद्धि का असर सिर्फ मौसम पर नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि और जीवन की स्थिरता पर पड़ता है।
जंगल कम होने से पानी का चक्र यानी वाटर साइकिल भी बिगड़ जाता है। पेड़ बारिश को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब जंगल नष्ट होते हैं तो बादलों का निर्माण कम होता है और रिड्यूस्ड रेनफॉल की स्थिति बनती है। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बार बार सूखा पड़ने लगता है, जिसे हम ड्रॉट कहते हैं। इसी के साथ मिट्टी भी अपनी पकड़ खोने लगती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ न होने से सॉइल इरोजन होता है और उर्वर भूमि धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन में बदल जाती है, यानी हरे भरे खेत बंजर रेगिस्तान बनने लगते हैं। डिफॉरेस्टेशन का सबसे दुखद परिणाम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जंगल अनेक जीवों का घर होते हैं, जहां वे भोजन पाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पेड़ों और जंगलों के नष्ट होने से लाखों प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। कुछ जीव नए स्थान पर खुद को ढाल नहीं पाते और धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जंगल मिट्टी में पानी को रोक कर रखते हैं, लेकिन जब जंगल नहीं रहते तो पानी तेजी से बहकर नदी में चला जाता है, जिससे फ्लड्स आने लगते हैं। यही कारण है कि आजकल कई जगहों पर बाढ़ और सूखापन दोनों की स्थितियां देखने को मिल रही है। इसलिए बच्चों, डिफॉरेस्टेशन सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, ये प्रकृति से हमारे रिश्ते की कटाई है। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण देना है तो हमें अभी जागना होगा और जंगलों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि प्रकृति के बिना जीवन की कोई कल्पना संभव नहीं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, यानी प्राकृतिक संसाधनों की समझदारी से रक्षा और उपयोग करने की। कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ जंगलों या जानवरों को बचाना नहीं है, बल्कि हमारे पूरे पर्यावरण के इकोलॉजिकल बैलेंस को सुरक्षित रखना है। आज दुनिया के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। इसी सोच के साथ सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने कई कदम उठाए हैं ताकि जंगल और वन्यजीव को बचाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना। इन क्षेत्रों को विशेष रूप से इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों को सुरक्षा मिल सके। इनमें 3 मुख्य प्रकार आते हैं: वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज वे क्षेत्र होते हैं जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक घर यानी हैबिटेट में सुरक्षा दी जाती है और वहां सीमित मानव गतिविधियां ही करने की अनुमति होती है। यहां जानवरों के साथ साथ उनके रहने के स्थान को बचाने पर बल दिया जाता है। नेशनल पार्क्स उससे भी ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, जहां न केवल जानवर बल्कि पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और पूरा इकोसिस्टम संरक्षित रहता है। यहां किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती। ये प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इनका उद्देश्य केवल जीव जंतुओं की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन शैली को भी संरक्षित रखना होता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण है पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें सतपुरा नेशनल पार्क और बौरी तथा पचमाही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज शामिल है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि हम चाहें तो विकास और संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बच्चों, कंजर्वेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी को पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, वन्यजीवों का सम्मान करना और प्रकृति की रक्षा करना जैसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। याद रखिए, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, बदले में हमसे सिर्फ संरक्षण की उम्मीद रखती है। अब बात करते हैं एक बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण विषय की, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता। यह विविधता ही प्रकृति को रंगीन और जीवन को संतुलित बनाती है। जितनी अधिक बायोडाइवर्सिटी होगी, उतना ही मजबूत हमारा इकोसिस्टम होगा, क्योंकि हर जीव, चाहे वो छोटा कीड़ा हो या विशाल हाथी, प्रकृति के चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायोडाइवर्सिटी कम होने का मतलब है प्रकृति की ताकत और स्थिरता का कम होना। बायोडाइवर्सिटी के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जैसे पचमाही क्षेत्र में साल, टीक, मैंगो, अर्जुन और कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाते हैं, बल्कि इंसानों और जानवरों को भोजन, दवा, छाया और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फ्लोरा धरती की हरी धड़कन है, जो जीवन को ऊर्जा और ताजगी देती है। दूसरा हिस्सा है फौना, जिसका अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर। पचमाही क्षेत्र में चिंकारा, वुल्फ, लेपर्ड, जायंट स्क्विरल, वाइल्ड डॉग और कई पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। फौना प्रकृति के सक्रिय पात्र हैं, जो जंगलों को जीवंत बनाते हैं। वे पेड़ पौधों के बीज फैलाते हैं, खाद्य श्रृंखला बनाए रखते हैं और इकोलॉजिकल साइकिल को चलाते रहते हैं।
अगर फ्लोरा और फौना में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचे तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए बायोडायवर्सिटी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमें समझना होगा कि प्रकृति के हर जीव का अपना मूल्य है और हर पौधा व हर जानवर इस धरती की कहानी का अभिन्न हिस्सा है। हमें इस डाइवर्सिटी को बचाना होगा ताकि प्रकृति आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही खूबसूरत और जीवंत बनी रहे। बच्चों, अब हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज की। एंडेमिक स्पीशीज वे जीव प्रजातियां होती हैं जो केवल किसी एक विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और दुनिया के किसी अन्य भाग में नहीं मिलती। यानी ये प्रकृति की अनोखी देन होती है और उस क्षेत्र की पहचान बन जाती है। अगर वो क्षेत्र बदल जाए या नष्ट हो जाए तो इन प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि वे किसी दूसरे वातावरण में आसानी से जीवित नहीं रह पाती। इसीलिए एंडेमिक स्पीशीज को बहुत अधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगर हम पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहां कई महत्वपूर्ण एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है। फ्लोरा यानी पौधों में यहाँ का सल और वाइल्ड मैंगो बहुत प्रसिद्ध एंडेमिक स्पीशीज है। सल के घने पेड़ न केवल जंगल की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि मिट्टी को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं वाइल्ड मैंगो का पेड़ जंगल के जानवरों के लिए भोजन का बड़ा स्रोत है। फौना यानी जानवरों की बात करें तो यहाँ इंडियन जायंट स्क्विरल, बाइसन और फ्लाइंग स्क्विरल जैसी प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ये जानवर पचमढ़ी के पर्यावरण में पूरी तरह अनुकूलित हैं और जंगल की खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एंडेमिक स्पीशीज विलुप्त होने के बहुत ज्यादा खतरे में रहती है। इसका पहला कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अर्थात जब उनका प्राकृतिक घर कट जाता है या नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण है ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी इंसानों द्वारा जंगलों में दखल देना, पेड़ों की कटाई, शिकार या पर्यटन के कारण इन जीवों का शांत वातावरण प्रभावित होना। तीसरा बड़ा कारण है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। जब किसी क्षेत्र में बाहरी प्रजातियां लाकर छोड़ दी जाती है तो वे एंडेमिक स्पीशीज के भोजन और रहने की जगह छीन लेती है, जिससे उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए बच्चों, हमें समझना होगा कि एंडेमिक स्पीशीज प्रकृति की अनमोल धरोहर है। अगर ये खत्म हो जाए तो उस क्षेत्र की पहचान और प्राकृतिक संतुलन दोनों हमेशा के लिए खो जाएंगे। हमें इन प्रजातियों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अब हम एक बहुत संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। बच्चों, पृथ्वी पर लाखों वर्षों से अनेकों प्रजातियां रह रही हैं, लेकिन समय के साथ कई प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त भी हो गईं। जब हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज तो इसका मतलब है वे जीव प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। यदि उन्हें तुरंत सुरक्षा और संरक्षण नहीं दिया गया तो वे भी धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। उदाहरण के लिए टाइगर्स, राइनोसरस, एशियाटिक लायन, रेड पैंडा जैसी प्रजातियां आज एंडेंजर्ड है। इनकी संख्या लगातार घट रही है और इनका अस्तित्व पूरी तरह खतरे में है। दूसरी तरफ होती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी वे प्रजातियां जो अब इस धरती पर कहीं भी नहीं मिलती। उनका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। डायनासोर्स इसका सबसे बड़ा और पुराना उदाहरण है। कभी धरती के शासक कहे जाने वाले डायनासोर्स आज केवल किताबों और फिल्मों में नजर आते हैं। डोडो एक और एक्सटिंक्ट पक्षी है जिसे इंसान ने शिकार और आवास नष्ट करके खत्म कर दिया। चीटर एक समय भारत में बहुतायत में पाया जाता था, लेकिन शिकार और जंगलों की कटाई के कारण भारत में ये प्रजाति पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई। बच्चों, सोचिए अगर हम समय रहते कदम न उठाएं, तो आज के एंडेंजर्ड स्पीशीज भी कल एक्सटिंक्ट बन जाएंगे। ये सिर्फ जानवरों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस को अस्थिर कर देगा। अगर टाइगर खत्म हो जाए तो जंगल में हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, वे वनस्पतियों को खा जाएंगे और धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगेंगे। यानी एक प्रजाति के खत्म होने से पूरी प्रकृति प्रभावित हो जाती है। इसलिए एंडेंजर्ड स्पीशीज के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब आम इंसान भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अब हम बात करेंगे रेड डेटा बुक की। रेड डेटा बुक वह महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जिसमें उन पौधों और जानवरों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो एंडेंजर्ड है और जिन्हें संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। ये बुक एक तरह का चेतावनी संकेत है जो हमें बताता है कि कौन सी स्पीशीज खतरे में है और किन के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बुक IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा तैयार और संचालित की जाती है। इसके अलावा भारत सहित कई देशों की अपनी अपनी रेड डेटा बुक होती है, जिसमें उनके क्षेत्र की एंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची दर्ज होती है।
रेड डेटा बुक का मुख्य उद्देश्य है लोगों, सरकारों और वैज्ञानिकों को जागरूक करना ताकि वे समय रहते कंजर्वेशन स्टेप्स ले सकें। जब कोई स्पीशीज इस बुक में शामिल की जाती है तो इसका मतलब होता है कि वह प्रजाति अब सामान्य स्थिति में नहीं है और खतरे में है। ये बुक ये भी दर्शाती है कि किसी विशेष स्पीशीज की संख्या समय के साथ कैसे घट रही है और क्या कारण है जिनसे वो खतरे में पड़ी है। ये जानकारी शोधकर्ताओं, पर्यावरणविदों और निर्णय लेने वाले संगठनों के लिए बहुत उपयोगी होती है। रेड डेटा बुक हमें ये सीख देती है कि हमें प्रकृति के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये बुक हमें याद दिलाती है कि अगर हम आज संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कई सुंदर जीव जंतुओं और पौधों को केवल तस्वीरों और किताबों में ही देख पाएंगी। ये हमारी चेतावनी, हमारी जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बच्चों, अब हम बात करेंगे माइग्रेशन की। माइग्रेशन का अर्थ होता है पक्षियों या जानवरों का मौसमी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये यात्रा छोटी भी हो सकती है और हजारों किलोमीटर लंबी भी। ये प्रस्थान इसलिए होता है क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब किसी क्षेत्र में भोजन, तापमान या रहने की स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं रहती। ऐसे समय में वे जीवित रहने, आरामदायक मौसम पाने या ब्रीडिंग यानी प्रजनन करने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। मौसम बदलने पर फिर से अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। यह माइग्रेशन प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि छोटे छोटे पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर बिना रास्ता भूले कैसे तय कर लेते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी सूरज की दिशा, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और तारों के आधार पर रास्ता पहचानते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रतिभा है जो उन्हें बिना किसी मानचित्र के सही दिशा में उड़ने में सहायता करती है। माइग्रेशन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है साइबेरियन क्रेन्स। जब सर्दियों में साइबेरिया का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है और झीलें जम जाती हैं, तो साइबेरियन क्रेन्स भोजन और उपयुक्त वातावरण की तलाश में भारत की ओर प्रवास करते हैं। वे भारत के गर्म क्षेत्रों में आकर रुकते हैं, यहाँ ब्रीडिंग करते हैं और मौसम अनुकूल होने पर वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य पक्षी जैसे फ्लेमिंगोस, बा-हेडेड गीस और आर्कटिक टर्न्स भी विभिन्न देशों में माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जीव विभिन्न क्षेत्रों में भोजन प्राप्त कर सकें और प्रजनन कर सकें, जिससे उनकी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। लेकिन आज पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और मानवीय गतिविधियों के कारण उनके माइग्रेशन रूट्स प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें उनकी सुरक्षा और प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पेपर रिसाइकलिंग और रिफॉरेस्टेशन। बच्चों, हम रोजाना किताबों, कॉपियों, अखबारों और पैकेजिंग में कागज का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कागज को बनाने में कितने पेड़ काटे जाते होंगे? आंकड़ों के अनुसार 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 फुली ग्रोन ट्रीज यानी 17 बड़े बड़े पेड़ काटने पड़ते हैं। सोचिए, सिर्फ हमारी सुविधा के लिए कितने हरे भरे जंगल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पेपर का समझदारी से उपयोग बहुत आवश्यक है। पेपर को फेंकने के बजाय अगर हम रिसाइकलिंग करें तो ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। पेपर को लगभग 5-7 बार तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। रिसाइकलिंग करने से न केवल पेड़ बचते हैं बल्कि वाटर यूसेज, एनर्जी कंजम्पशन और पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। हमें अनावश्यक प्रिंटिंग, डबल साइड प्रिंटिंग, पुरानी कॉपियों का पुनः उपयोग और वेस्ट पेपर को अलग रखकर रिसाइकलिंग में भेजने की आदत डालनी चाहिए। याद रखिए, हर एक पन्ना बचाना एक पेड़ बचाने के बराबर है। अब बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन का अर्थ है उन क्षेत्रों में दोबारा पेड़ लगाना जहां पहले जंगल थे लेकिन किसी कारण से नष्ट हो गए। ये प्रकृति को पुनर्जीवित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, रिफॉरेस्टेशन में उसी प्रकार के पौधे लगाए जाने चाहिए जो पहले वहां पाए जाते थे, ताकि क्षेत्र का इकोसिस्टम संतुलित रह सके। जब जंगलों को बिना छेड़छाड़ के छोड़ दिया जाता है तो कई बार पेड़ अपने आप उगने लगते हैं, जिसे नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। बच्चों, यदि हमें धरती को हरा भरा बनाना है तो रिफॉरेस्टेशन और पेपर रिसाइकलिंग हमारे 2 मजबूत हथियार हैं। हम जितना कम पेपर बर्बाद करेंगे और जितने अधिक पेड़ लगाएंगे, उतना ही भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित होगा। बच्चों, अब समय आ गया है इस पूरे अध्याय से एक गहरी सीख लेने का। कंजर्वेशन सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। पेड़ पौधों और जानवरों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और अनगिनत जीवों को घर देते हैं।
यदि जंगल खत्म हो गए तो जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। वन्यजीवों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। वे फूड चेन को चलाते हैं और उनके बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि एक भी प्रजाति समाप्त होती है तो पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, जिससे पर्यावरण अस्थिर हो जाता है। इसलिए हमें पौधों, जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। हम छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कम पेपर का उपयोग करना, रिसाइकलिंग करना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना और जागरूकता फैलाना। यदि हम आज से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ, हरी भरी और खुशहाल धरती पर जीवन जी सकेंगी। लेकिन यदि हमने आज ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। आने वाले बच्चे शायद उन जानवरों और पेड़ों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेंगे जिन्हें हम आज अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए बच्चों, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, उसे बचाएंगे और हर कदम पर इको फ्रेंडली निर्णय लेंगे। आज का संरक्षण कल की स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों की मुस्कुराहट है। इफ वी सेव नेचर टुडे, नेचर विल सेव अस टुमारो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।